देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। 3 और 4 जुलाई को लखनऊ में बीजेपी शीर्ष नेतृत्व का दौरा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और बीएल संतोष की मौजूदगी रहेगी। संगठन की समीक्षा और 2027 चुनाव पर मंथन किया जाएगा, जिसमें देखिए जिला क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ यह बैठक होगी। बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने पर जोर होगा। 2027 चुनाव पर रणनीति और ब्लूप्रिंट आप कह सकते हैं कि तैयार होगा। 27 चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश बीजेपी इस वक्त तैयार है। संगठन से लेकर के सरकार तक जिस तरह से सक्रियता बीजेपी दिखा रही है, आप समझिए ना बीजेपी से अच्छी और तेज तैयारी किसी की दिख रही है उत्तर प्रदेश में। बीजेपी अभी से चुनावी मोड में, बिल्कुल चुनावी मोड में आ गई। आप सोचिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंच रहे हैं इसी रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए। शीर्ष नेतृत्व की नजर है। संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। संगठन की समीक्षा की जाएगी। 2027 चुनाव पर मंथन होगा। टीम पंकज भी तैयार हो चुकी है अब तो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट पूरी तरह से हमने देखा कि उसमें बदलाव हुआ, जो विस्तार हुआ था उसमें सभी समीकरणों को साथ लिया गया। टीम पंकज को नए सिरे से संवारा गया है, सजाया गया है। अब उत्तर प्रदेश बीजेपी बिल्कुल तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाएं रोज आप देख ही रहे हैं, एक एक करके हर जिले में मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। चाहे वो पश्चिमांचल हो, पूर्वांचल हो, हर जगह मुख्यमंत्री की जो जनसभाएं हो रही हैं और मुख्यमंत्री उसमें एक के बाद एक जो संबोधन दे रहे हैं, उस पर गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बूथ स्तर पर बीजेपी इस वक्त तैयार है। संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, उसके लिए रणनीति बीजेपी ने बनानी शुरू कर दी है। यूपी से लेकर के केंद्र तक बीजेपी के सभी कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश पर फोकस कर चुके हैं और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। बंगाल चुनाव जीतने के बाद 5 राज्यों में हुए चुनाव में प्रचंड बहुमत पाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय भाषण में क्या कहा? उन्होंने कहा था कि अब फोकस है उत्तर प्रदेश, पंजाब, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप देख रहे हैं लगातार एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर जिलों को सौंप रहे हैं। अब 3 और 4 को राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी में यह महामंथन होगा। क्या लूप होल्स है, कहां कमी रह गई है, उन सबको अभी से दुरुस्त कर लीजिए कि आने वाले समय में वो कमियां न दिखें, वो कमियां परेशानी न खड़ा करें बीजेपी को 27 चुनाव से पहले। बीजेपी हमेशा से बूथ स्तर पर मैनेजमेंट करती है और बूथ को मजबूत, बीजेपी का नारा है मेरा बूथ सबसे मजबूत। भारतीय जनता पार्टी इसी मैनेजमेंट के साथ चलती है। माइक्रो मैनेजमेंट करती है बीजेपी। 365 दिन 365 दिन और 24 घंटे 7 दिन भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहती है कि माइक्रो मैनेजमेंट कैसे किया जाए, चाहे वो ग्रामीण स्तर से हो, ब्लॉक स्तर पर हो, पंचायत स्तर पर हो, जिले के स्तर पर हो, और फिर आइए राज्य स्तर पर, राजकीय स्तर, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का नजर है। और यही बीजेपी की खासियत है, चुनावी मोड में हमेशा रहने की। अभी एक चुनाव खत्म नहीं, बीजेपी दूसरे चुनाव पर इस वक्त फोकस्ड है। 27 चुनाव में बीजेपी के कार्यकर्ता लग गए और यही सबसे बड़ी वजह है भारतीय जनता पार्टी के चुनाव दर चुनाव जीतने की। अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी पार्टियां अभी उस स्तर पर एग्रेसिव नहीं है चुनाव को लेकर के, जिस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी एक्टिव नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में। 27 का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। अब उस ब्लूप्रिंट पर कैसे एग्जीक्यूट करना है,
ये अब राष्ट्रीय नेतृत्व मार्गदर्शन करेगा। रमन मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। रमन, 27 का ब्लूप्रिंट तैयार होगा या फिर हम कहें कि हो चुका है, क्योंकि गतिविधियां तो यही कह रही हैं। मुख्यमंत्री के जनसभा से लेकर के तमाम जो बीजेपी जिस तरह से एक्टिव है, पश्चिमांचल से लेकर पूर्वांचल तक, चाहे वो संगठन विस्तार हो, मंत्रिमंडल विस्तार हो, सब तो यही कह रहे हैं कि बीजेपी एक्टिव है, चुनावी मोड में है। बिल्कुल, जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश की जो प्रदेश कार्यकारिणी की टीम की घोषणा हो गई, प्रचारात्मक बैठक हुई और अब 2027 के मिशन पे उतरने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार हो गई। और यही कारण है कि 3 से जुलाई और 4 जुलाई को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और संगठन मंत्री बीएल संतोष रहेंगे और उनके साथ में पंकज चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, संगठन मंत्री और सभी जो पूरी कोर टीम है वो बैठेगी और 2027 में किस योजना के तहत काम करना है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरनी है, कैसे जोश लाना है ताकि 2024 के जैसा नतीजा ना हो, ना दोहराया जाए, बल्कि 2017 जैसा जो कि भाजपा अभी तो हुंकार भर रही कि 2017 से बड़ी जीत 2027 में होगी, इस मिशन को पूरा किया जाए, इसको लेकर तैयारी होगी और इस पर चर्चा होगी। चर्चा कई दौर की चर्चा हो सकती है, जिसमें सरकार के भी कई लोग बैठक में होंगे, संगठन के भी कई लोग बैठेंगे। ऐसे में आपको बता दें कि ये बहुत अहम बैठक है और पूरा ब्लूप्रिंट 2 दिनों में तैयार होगा 2027 का। और सबसे बड़ी चुनौती तो अभी एक मसला आ गया राम मंदिर वाला, इस पर क्या रणनीति बीजेपी बनाने वाली है? इसकी कार्ड क्या है बीजेपी के पास, यूपी बीजेपी के पास? बिल्कुल, राम मंदिर चंदा चोरी से कहीं ना कहीं सवाल सरकार के साथ सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर भी खड़े हुए, जिसके चलते अब इसका बड़ा निगेटिव फर्क ना पड़े, इसके लिए पूरी तैयारी और चर्चा, कोई योजना बनेगी कि कैसे भरोसा दिलाया जाए जनता को कि इनकी सरकार में जिसने भी चंदा चोरी की वो जेल गया, उस पर आरोप सिद्ध हुए और उसको सजा मिली और वो एक मैसेज दे योजना के तहत कि वो जो राम के हैं और आस्था के साथ उनकी सरकार में कोई खिलवाड़ नहीं होगा। अच्छा, ये जो ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा रमन, ये किस पर आधारित होगा? यूपी में किन मुद्दों पर आधारित होगा ये जो ब्लूप्रिंट? सबसे ज्यादा फोकस क्या होगा इस ब्लूप्रिंट में? ब्लूप्रिंट में तमाम मोदी सरकार की योजनाएं, योगी सरकार की जो योजनाएं हैं और तमाम ऐसे मुद्दे जो दोनों सरकारों में पूरे हुए, जो तमाम योजनाएं जिसके चलते जनता को लाभ मिला, ऐसी तमाम चीजें हैं जिसको लेकर चर्चा होगी अपनी चीजों को बताने के लिए। और तमाम ऐसे भी मुद्दे हैं जिनको लेकर जो भविष्य में पूरे कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और सरकार को, उसको लेकर भी चर्चा होगी। और अभी आपको बता दें, मुख्य जो मुद्दा है वो दोनों सरकारों के डेवलपमेंट का मुद्दा रहेगा और मुद्दा रहेगा सनातन के प्रचार का। और कानून व्यवस्था क्योंकि कानून व्यवस्था मुद्दा बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा मुद्दा है, योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी ये जीत भी बताई जाती है। लेकिन इसका प्रचार सबसे ज्यादा किया जाएगा क्योंकि जिस तरीके से 9 साढ़े 9 साल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर में सुधार हुआ है, उसको लेकर कि कैसे इस सरकार में पहले की सरकार की तुलना से माहौल अच्छा हुआ है, लड़कियां रात में सड़कों में घूम सकती हैं, अपराधी जो सिंडिकेट क्राइम था वो खत्म हो गया। इसको लेकर जनता के बीच में ये बताया जाएगा कि आप तुलना करिए 2017 से लेकर 2017 से और 27 तक कितना कुछ बदलाव हुआ। बिल्कुल, हालांकि बीच में 17 से 27 की बात कर रहे हैं, 24 में झटका बीजेपी को लगा, उससे बीजेपी ने बहुत कुछ सीखा है। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को फायदा हुआ, समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ, उससे भी बीजेपी ने सीखा है। लेकिन ये कहते हैं ना, हम सबको पता है ना रमन की बीजेपी 24 घंटे 7 दिन 365 दिन चुनावी मोड में रहती है, माइक्रो मैनेजमेंट करती है, बूथ लेवल पर मैनेजमेंट करती है। ये कैसे बीजेपी सुनिश्चित कर पाती है? और अभी से चुनावी मोड में, अभी तो कहीं समाजवादी पार्टी इतने एग्रेसिव लेवल पर नहीं है, स्तर पर नहीं है, ना बहुजन समाज पार्टी है।
बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी भले सत्ता में है, लेकिन उसके चुनावी जो विंग होती है भारतीय जनता पार्टी, वो हमेशा सक्रिय रहती है। बड़े नेता हो, कार्यकर्ता हो, पुरानी टीम हो, नई टीम हो, हमेशा चुनाव को लेकर तैयारियां चला करती हैं। और एक जो राज्य का चुनाव खत्म होने के बाद में दूसरे राज्य में वो लोग ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया जो है लगभग 365 दिन उनके यहाँ चला करती है और जो बड़े बड़े फैसले वो हुआ करते हैं। 24 घंटे 7 दिन 365 दिन चला करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये है बीजेपी की खासियत, और उस खासियत पर भारतीय जनता पार्टी जो है उतर चुकी है, क्रियान्वयन शुरू कर चुकी है, चुनावी प्रचार चुनावी मोड में आ चुकी है। आगे बढ़ेंगे। यूपी में बैंकिंग नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है। प्रदेश में करीब आपको बता दें 4,49,000 बैंकिंग आउटलेट सक्रिय हैं, जो डेटा बता रही है कि बैंकिंग आउटलेट्स के विस्तार में उत्तर प्रदेश कहां पर है। 4,49,000 आउटलेट्स, बैंकिंग आउटलेट्स हैं। विभिन्न बैंकों के आप देख रहे होंगे, शहर दर शहर, हर चौराहे में आप जो बैंकिंग आउटलेट्स देखते हैं, किसी बैंक, फलाने बैंक, तमाम बैंकों के आउटलेट्स जो पड़े रहते हैं। 2 साल में करीब 1,35,000 नए बैंकिंग केंद्र जोड़े गए हैं उत्तर प्रदेश में। हर 0.54 वर्ग किलोमीटर पर, जैसा कि मैं कह रहा था कि हर चौक चौराहे पर, तो आप देखिए वो पैमाना आया है कि हर 0.54 वर्ग किलोमीटर पर बैंकिंग की सुविधा उत्तर प्रदेश में मौजूद है। और यही तो है स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट, कि बैंकिंग सुविधा हर जगह उपलब्ध हो, लोगों को दूर दूर तक न जाना पड़े लोगों को, एक गांव से दूसरे शहर तक जाना पड़े 10 किलोमीटर तक एक बैंकिंग, एक एटीएम के लिए। तो उत्तर प्रदेश उसमें बहुत पीछे नहीं है। 0.54 वर्ग किलोमीटर पर उपलब्ध है बैंकिंग सुविधा उत्तर प्रदेश में। आप देखिए यूपी के गौतम बुद्ध नगर में, यानी कि नोएडा में, बैंकिंग सेवाओं में प्रदेश में नंबर 1 हासिल हुआ है ये जिला। उसके बाद लखनऊ है, कानपुर है, सोनभद्र है। यहां पर बैंकिंग सुविधाएं बहुत ही अच्छी तरीके से संचालित की जा रही हैं। आगे बढ़ेंगे। अब दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि 4 जुलाई से राजधानी में 300 नई एसी इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही 7 जुलाई से पूरे शहर में 70 लाख पौधे लगाने का व्यापक पौधारोपण अभियान भी शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास और जन कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है और दिल्ली सरकार इन्हीं लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रही है। यही विजन है सरकार का, यही एम है। 2047 तक 24 घंटे 2047। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली सरकार का विजन है 2047 भारत डेवलप होने तक 2047 मेहनत करना है, यानी 24/7 मेहनत करना है। इस थीम पर रेखा सरकार चल रही है, दिल्ली सरकार चल रही है। ये विजन है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का, और यही विजन इस वक्त सड़कों पर देखने को मिल भी रहा है। दिल्ली की सड़कों पर आप देखते होंगे नई चमचमाती इलेक्ट्रिक बसें जो हैं उतर रही हैं, और अब इसमें विस्तार होने जा रहा है। 300 नई बसें अब दिल्ली वासियों को और जल्द ही सड़कों पर फर्राटा भरती हुई दिख जाएंगी, जो लोगों को सुविधा देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इलेक्ट्रिक बसें पर्यावरण के अनुकूल हैं और इससे पर्यावरण संरक्षण में बढ़ावा मिलता है, पॉल्यूशन नहीं होता है। दिल्ली जो सबसे प्रदूषित शहरों में से एक मानी जाती है, उसमें ये इलेक्ट्रिक बसें प्रदूषण को कम करने में, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में बहुत ही योगदान दे रही हैं। और ऐसे में दिल्ली सरकार का विजन ये है, जब फ़ायदा मिल रहा है दिल्ली सरकार को, राजस्व की बढ़ोतरी हुई है, तो दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है 300 नई बसें और उतार दी जाएं दिल्ली की सड़कों पर, विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ दिया जाए मेन दिल्ली से। तो दिल्ली सरकार का ये पर्यावरण संरक्षण पर जोर, आप देखिए 4 जुलाई से दिल्ली वासियों के लिए एक खुशखबरी है। एक बहुत बड़ी घोषणा सरकार ने की है कि 300 नई बसें जो हैं अब दिल्ली में उतर जाएंगी, बहुत जल्दी फेज वाइज उतरेंगी, लेकिन 300 बसें उतार दी जाएंगी।
आगे बढ़ेंगे। अब मुरादाबाद से खबर आ गई। यूपी के मुरादाबाद में 2 साल के मासूम की निर्ममता से हत्या का खुलासा हुआ है। मामले में बच्चे की मां को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्चे के साथ जाने की जिद से परेशान थी मां ने गला घोट करके अपने ही मासूम बच्चे को मार डाला। इसने मासूम की हत्या कर डाली। बच्चे के साथ जाने की जिद से परेशान थी महिला और अपने मासूम बच्चे की हत्या कर डाली इसने। यूपी के मुरादाबाद में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। 2 साल के मासूम की हत्या का खुलासा हुआ है और पुलिस ने जो खुलासा किया है उसने सबको चौंका दिया है। पुलिस ने कहा कि मां ने ही अपने बच्चे की जान ले ली। आप समझ सकते हैं इस पूरे मामले की गंभीरता को समझिए, संवेदनशीलता को समझिए। मां ने गला घोंट करके अपने मासूम बच्चे की हत्या कर डाली। यूपी के मुरादाबाद में घोर कलयुग। 2 साल के मासूम की हत्या का खुलासा हुआ। 2 साल के मासूम की हत्या का खुलासा जब हुआ है तो सब चौंक गए। चौंक इसलिए गए क्योंकि मां ने ही अपने मासूम की हत्या कर दी। यह मामला सामने आया है यूपी के मुरादाबाद से, जो दांतों तले अंगुलियां चबाने पर लोगों को मजबूर कर रही हैं। लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं कि आखिर इस मां को उस बच्चे से क्या इतनी खुन्नस थी कि इसने गला घोट करके उसे ही मार डाला। बच्चे के साथ जाने की जिद से बस, या वजह कोई और, इसके पीछे कोई और वजह है, यह पुलिस जांच में जुटी है। सूचना मिली थी, हम लोग वहाँ मौके पर गए थे तो पता चला कि जो माँ है इसका नाम मीनू है, वाइफ ऑफ सुरेंदर, ये सहरिया गांव की रहने वाली है और इसके 4 बच्चे भी हैं। इसका सबसे छोटा बच्चा था और इसका एक अवैध रिश्ता भी एक व्यक्ति के साथ है। और हम लोगों ने छानबीन की तो इसने हम लोग जब इसको इंट्रोगेट कर रहे थे तो इसने स्वीकार किया कि इसके अवैध रिश्ते में ये छोटा सा बच्चा था, ये बार बार इसके साथ घूमता रहता था, अकेले छोड़ के नहीं जा सकती थी, इसलिए इसने उसकी गला घोट करके उसकी हत्या कर दी। हम लोगों ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और अभियुक्त किया है, उसको गिरफ्तार किया है। और बाकी जो इसने जिस चीज़ से इसने बच्चे की गर्दन घोटी थी अभी हमने रिकवर किया है। आइए बढ़ेंगे आगे। मेरठ से खबर एक और आ गई है। मेरठ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। बंद मकान में चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। मामले में पति पत्नी समेत 3 शातिर गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों से जेवर और 2 लाख रुपए बरामद की गई है। ये देखिए, पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बंद पड़े मकान में चोरी किया इन्होंने और इस चोरी के पूरे नेक्सस की गिरफ्तारी हुई है। मामले में पति है, पत्नी है और 3 अन्य आरोपी इस मामले में जिनकी गिरफ्तारी हुई है, इनके पास से जेवर और नगद जो पुलिस ने बरामदगी की है वो हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यूपी के मेरठ में मामला सामने, बंद मकान में चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ। मामले में पति पत्नी समेत 3 शातिर चोरों को, डकैतों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से जेवर और कैश देखिए, करीब 2 लाख रुपए कैश बरामद हो गए। पैसों की लालच में चोरी की घटनाओं को ये अंजाम दिया करते थे और अब इनका भंडाफोड़ हो गया है। पुलिस ने इन्हें एक्सपोज कर दिया है। एक्सपोज ऐसे हुए हैं कि इसमें पति पत्नी दोनों गिरफ्तार हुए हैं, साथ ही साथ इनके साथ देने वाले 3 शातिर चोर जो हैं, लुटेरे आप कह सकते हैं, डकैत कह सकते हैं कि बंद पड़े घर में डकैती डाल रहे हैं, इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, दिनांक 20 तारीख को देर रात्रि जो वादी है राजकुमार जी, इनके घर में एक शातिर चोर द्वारा चोरी की गई थी और उसके बाद में तुरंत दिनांक 21 तारीख को सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मेरठ सर के द्वारा इसमें टीमें गठित की गई थी और लगातार, जबकि इसका पूरा अनेक सारे सीसीटीवी का फुटेज के संकलन किया गया और इसमें जब ये पाया गया कि ये केवल एक किसी व्यक्ति का काम नहीं है, इसके पीछे एक पूरा गिरोह जो शातिर तरीके से जैसे अपराधों को अंजाम देता है, जो पहले कई दिनों तक ऐसे मकान को ढूंढते हैं, उनका रेकी करते हैं, उसके बाद में घटना को अंजाम कर देते हैं। ये इनका पर्दाफाश हुआ। इसमें कुल लगभग अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है
अब यूपी के कानपुर से खबर आ रही है, जहां पर शादी का झांसा देकर के युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया। यूपी के कानपुर में शादी का झांसा देकर के युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने मामले में पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया है, पूछताछ जारी है उससे। यूपी के कानपुर में यह मामला सामने है, जहां पर शादी का झांसा देकर के युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया। शादी का झांसा देकर के युवती से दुष्कर्म किया जा रहा था और इस मामले में पीड़िता ने मामले में पुलिस को शिकायत दी है, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। थाना सचिंडी में कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। जो आरोपी है, जो पीड़ित युवती है, वो कह रही है कि शादी का झांसा दिया और उसके बाद संबंध बनाए और फिर शादी से इनकार कर दिया। और इसी आरोप पर पुलिस ने इसे दबोचा, इस आरोपी को। अब उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस इस मामले में विधिक कार्रवाई कर रही है। दोनों तरफ से पूछताछ होनी चाहिए इस मामले में। क्या पूरा मामला है, इसका खुलासा होना चाहिए, ये पुलिस करने में जुटी हुई। फिलहाल थाने पहुंची पीड़िता ने जो अपनी आप बीती बताई है, जो जानकारी दी है, उसके आधार पर पुलिस ने इस आरोपी युवक को दबोचा है और उससे भी अब पूछताछ की जा रही है। उससे भी पूछा जा रहा है कि आखिर पूरा मामला क्या है, बताइए क्या सच है इस मामले में, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। जो आरोप युवती लगा रही है उसमें कितनी सच्चाई है, क्या वजह है उसमें, क्योंकि मामला आजकल बहुत पेचीदा हो रहा है। और ऐसे में पुलिस की भूमिका है कि दोनों तरफ से आरोपी को और पीड़िता दोनों पक्षों को सुना जाए और इस मामले में सच्चाई सामने आनी चाहिए। हालांकि फिलहाल पुलिस इस मामले में गिरफ्तार तो कर ही चुकी है आरोपी को। अब उससे पूछताछ की जा रही है, परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। ये लोग वहाँ से उस टाइम पे चले गए। दूसरे तीसरे दिन मेरे पापा का फ़ोन छीन के पापा को मारा इन लोगों ने। फिर हमें फ़ोन दिखाने आए थे, नीरज कटारिया और छोटू यादव, ये देखो तुम्हारे पापा का फ़ोन है, अगर इनकी बात नहीं मानोगी तो ये तुम्हें अभी तो फ़ोन ही छीन के मारा है, फिर जान से मार देंगे तो कुछ कर नहीं पाओगी। इसमें जयकरण यादव ने मेरे गाँव के इनका सपोर्ट किया, पूरा साथ उन्होंने दिया है। अगर मेरे पापा कहीं जाते थे तो अकेले मतलब ये वीडियो कॉल करके दिखाते कि ये तुम्हारे पापा है, अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो इनको जान से मार देंगे। अगर बात ना मानो तो और ज़्यादा परेशान करते थे, हमें भी मारा पीटा है, होटल लेकर गए, यही बोल बोल के ब्लैकमेल करके। सचिंडी क्षेत्र के अंतर्गत एक पीड़िता द्वारा थाने पर सूचना उपलब्ध कराई गई कि उसके साथ एक व्यक्ति द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया है। पुलिस द्वारा घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। वह नामजद अभियुक्त को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक जांच में यह तथ्य प्रकाश में आए हैं कि अभियुक्त व पीड़िता एक दूसरे को लगभग 2 वर्ष से जानते हैं। इस संबंध में विवेचना प्रचलित है। जांच में जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अगली विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो शादी का झांसा देकर के युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया है। यूपी कानपुर में खबर यूपी बस्ती से। बस्ती के वॉल्टरगंज थाना क्षेत्र के महादेवा गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब ग्रामीणों ने एक तालाब में 16 वर्षीय किशोर का शव तैरता हुआ देखा। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया, जहां मृतक के गले पर गहरे निशान पाए गए, जिससे हत्या की आशंका और गहरा गई है। परिजनों ने आरोप लगाया कि किशोर की हत्या कर शव को तालाब में फेंका गया है। वहीं पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर साक्ष्य जुटाते हुए शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच हर एंगल से की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई। और जुड़ी इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए भारत अपडेट। जब हर मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट बताया जाएगा, तब सच के बाकी रंग कौन दिखाएगा? जल्द आ रहा है सिर्फ भारत अपडेट पर।
पुकारे आओ रे, हर हर शंभु गाओ रे, हरिद्वार में कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ।